हेलो। डिस्कस करते हैं आगे के 20 क्वेश्चंस को। पिछले 20 क्वेश्चन मतलब कि 2021 के जो टीजीटी पेपर हुआ था साइंस का, उसके पिछले 20 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अभी बात करते हैं अगले पार्ट 2 है, मतलब कि यहाँ पर हम आगे के 20 क्वेश्चंस और इसी तरह से पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। आपको पता है, लाइक शेयर आप लोग कर ही देंगे, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, देखिए, एक बिंदु पर समांतर किरणों को केंद्रित करना है, तो हमें कौन सा दर्पण सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा। एक बात हमको पहले से पता है क्या, कि अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर है, मतलब कि उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण का काम क्या होता है। उत्तल दर्पण करता है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को ये मुख्य फोकस पर केंद्रित कर देता है। ये बात हमको सबको पता है। हमसे यहाँ क्या पूछा गया है कि सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन है। देखिए, उत्तल दर्पण भी इसका सही गोलाकार उत्तल हो सकता था, क्योंकि गोलाकार है। अभी हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस क्या है कि जब भी हम उत्तल दर्पण को बनाते हैं तो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं एक गोला होता है और उसमें से इस तरह से एक स्लाइस काट लेते हैं और एक सतह को पॉलिश कर देते हैं। अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है कि यहाँ पर लाइट की थोड़ी सी किरण सिर्फ इतनी ही आ सकती है, लेकिन हमारे पास उससे अच्छा ऑप्शन एक परवलयाकार है। क्यों? उनको पता है परवलय का शेप कैसा होता है, कुछ इस टाइप का शेप होता है, और ये ज्यादा प्रकाश की किरणों को अपनी नाभि पर केंद्रित कर सकता है। इसलिए हमारे पास अच्छा ऑप्शन परवलयाकार है। गोलाकार उत्तल भी हो सकता है, लेकिन सबसे उपयुक्त की बात करिए तो परवलयाकार हमारा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख रहे हैं आप, थोड़े से इजी क्वेश्चन ही आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऑब्वियसली टफ होते हैं। सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ज्यादा परेशानी नहीं होती है। ठीक है, आगे कह रहा है रुद्धोष्म प्रक्रिया के लिए ऊष्मा गतिकी का पहला नियम बन जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऊष्मा गतिकी का पहला नियम क्या होता है। उम्मीद करते हैं आपको पता होगा। ऊष्मा गतिकी का पहला नियम कहता है कि अगर किसी निकाय को ऊर्जा दी जाए, कोई ऊर्जा दी जाए, तो वो दो भागों में बट जाती है। मतलब कि अगर एक कोई निकाय है, इसको हमने कहीं से क्यू ऊर्जा दे दी, सॉरी क्यू ऊष्मा दे दी, अगर हमने इसको क्यू ऊष्मा दी, तो वो क्यू ऊष्मा दो भागों में बढ़ती है। पहली इसकी आंतरिक ऊर्जा, मतलब कि यू की वृद्धि करने में, दूसरा कार्य करने में। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर कहीं से बाहर से किसी निकाय को ऊष्मा मिलती है तो वो दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो डी यू प्लस डी डब्ल्यू, मतलब कि आंतरिक ऊर्जा को वृद्धि करने में और कार्य करने में, दो जगह बढ़ती है। अब क्या किसके लिए पूछा है? रुद्धोष्म प्रक्रिया, रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम का मतलब ये होता है कि ना तो निकाय को बाहर से ऊष्मा मिल सकती है और ना ही निकाय की ऊष्मा बाहर जा सकती है, मतलब कि dq हो गया हमारा जीरो। अब dq अगर जीरो हो गया तो इक्वेशन क्या बन गया? जीरो बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, है ना। अब इसको मतलब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डी यू और डी डब्ल्यू को दूसरी तरफ लेके तो माइनस डी डब्ल्यू। तो ये हमारी इक्वेशन यहाँ दिख रही है और ये वाला ऑप्शन हमारा एकदम से सही हो गया। ठीक है, एक चीज और याद रखनी होती है कि ऊष्मागतिकी का पहला नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह कह रहा है, हाँ, बिमी विश्लेषण का अगेन सवाल है। बिमी विश्लेषण से जरूर एक या दो सवाल हमेशा ही आते हैं, तो एक बार इसको जरूर क्लियर करें। पढ़ना सभी को, लेकिन यहाँ आप इसको जरूर क्लियर करके चले, क्योंकि जरूर 100% श्योर है एक या दो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। क्वेश्चन के टाइप बदल जाते हैं, इस बार क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा अलग है। कह रहा है कि द्रव्यमान, हम नॉर्मली क्या करते हैं जब हम विमान लिखते हैं तो इस फॉर्म में लिखते हैं, एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी, इस टाइप में लिखते हैं ना। लेकिन अभी क्या हुआ, इन्हें कहा हम द्रव्यमान की जगह लिखेंगे बल, दूरी की जगह लिखेंगे वेग, और समय तो समय है, मतलब कि द्रव्यमान और जो दूर लंबाई है ना, उसकी जगह बल और वेग को मूल विमा के रूप में काउंट करेंगे। अब हम ऐसा करेंगे तो ये बताओ संवेग की विमा क्या होगी, रेखीय संवेग की विमा क्या होगी। अच्छा, एक बात हमको पता है, रेखीय संवेग की विमा वैसे क्या होती है, एम, रेखीय संवेग बराबर एम इंटू बी, मतलब कि द्रव्यमान गुणा वेग, मतलब कि कैपिटल एम, और वेग की विमा एल टी की पावर माइनस वन।
तो रेखीय संवेग की विमा कैसे हो जाती है, एम एल टी की पावर -1, ये मूल राशियों के फॉर्म में है। लेकिन अभी थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब जब थोड़ा सा चेंज किया तो जो संवेग है, संवेग को पी, मोमेंटम पी से लिखते हैं। पी का मतलब एम इंटू वी होता है ना। अब इस फॉर्मूले को हमें किसी भी तरह से बल, वेग और समय के रूप में लेके आना है। तो देखो कैसे लाते हैं। हमें पता है द्रव्यमान को अगर बल में बदलना है तो एक तरीका हमारे पास क्या होता है, m इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ अपॉन ए इंटू बी, ठीक है। लेकिन अभी ए की समस्या आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए को समय और वेग के रूप में कैसे लिखेंगे। तो हमको पता है ए बराबर क्या होता है, वी अपॉन टी, वेग बटे समय। वेग बटे समय क्या होता है, त्वरण। त्वरण पर वेग परिवर्तन की दर त्वरण होती है, तो ए को लिख सकते हैं बी अपॉन टी। तो इसको भी बदल देंगे, मतलब कि एफ अपॉन बी अपॉन टी इंटू बी, ये लिख सकते हैं ना। ये वाला टी ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब कि एफ टी, और ये एफ, एक इसको अगर सही से लिखें, देखो ध्यान से देखना क्या कर रहा है, एफ को लिख सकते हैं एफ अपॉन 1, और इसके बटे में हमने लिख दिया ये v यहाँ पर है मल्टीप्लाई में, और इसके v अपॉन टी, इस तरह से हमने लिख दिया, है ना। अब बटे के बटे वाले को ऊपर ले जाते तो वो गुणा में पहुंच जाता, मतलब कि f अपॉन 1 इंटू वी, ये तो वैसा ही रहा। अब ऊपर क्या हो जाएगा, t अपॉन v, v से v हो गया कैंसिल, f इंटू टी, मतलब कि ऑप्शन दूसरा हमारा एकदम से सही है, ठीक है। हमने क्या किया, जब भी जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जिस फॉर्मूले की बात करी गई है उसको, जो हमको राशियां दी गई हैं उनके रूप में बदल लेना होता है, और उसके बाद जो फॉर्मूला आता है बस वही उसकी विमा हो जाती है, ठीक है। अगला सवाल, एसएचएम में अधिकतम त्वरण a है और अधिकतम वेग v है, तो दोलनों का आयाम क्या होगा। हमको यहाँ पर a दिया है और v दिया है, इसके साथ हमसे कैपिटल A पूछा है, ठीक है। इस सवाल को किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो हमको दिया क्या है, अधिकतम त्वरण, मतलब कि अधिकतम त्वरण जो होता है, किसकी बात कर रहे हैं, एसएचएम की, मतलब कि सरल आवर्ती गति में। तो सरल आवर्ती गति में जो अधिकतम त्वरण होता है ए मैक्स, इसको प्रकट करते हैं ओमेगा स्क्वायर और ए, ओमेगा स्क्वायर ए। इसी के साथ अगर हम अधिकतम वेग की बात करें तो वी मैक्स बोलते हैं इसको, और इसको प्रकट करते हैं हम लोग ओमेगा इंटू ए, ठीक है। अभी हमसे पूछा गया क्या गया है, दोलनों का आयाम क्या होगा। अब अगर इसको ढंग से देखें ना, तो ये हमको दिया गया है ए और ये हमको दिया गया है वी, है ना। अब यहां से हम अगर देखें तो ए अपॉन बी निकाल सकते हैं, ए अपॉन वी। अगर ए अपॉन बी निकाले तो हम क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन ओमेगा ए। तो ये कितना आ जाएगा, ओमेगा ए से ओमेगा ए कट गया, सिर्फ एक ओमेगा ए बचा, मतलब कि ए अपॉन वी बराबर क्या आ गया, हमारा ओमेगा आ गया, ठीक है। ए अपॉन वी बराबर हमारा क्या आ गया, ओमेगा। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अभी देखो, अभी हमको क्या चाहिए, ए चाहिए, ए निकालना है किसी भी प्रोसेस से। अब इस वाले इक्वेशन को अगर हम लोग ढंग से देखें, इस वाले इक्वेशन को अगर हम ढंग से देखें, तो हमको दिख रहा है ए बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन ओमेगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, v अपॉन ओमेगा, मतलब कि हम ओमेगा की जगह, या फिर इसको इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर v अपॉन ए, हो जाएगा या नहीं। मतलब कि ये जो ओमेगा है ना, इसकी जगह अगर हम ये लिख दें तो कोई परेशानी नहीं। तो इसका मतलब a अपॉन v बराबर ये जो ओमेगा है ना, वो इसकी जगह ये वाला मान रख रहे हैं, तो मतलब कि v अपॉन ए। अब हमें क्या चाहिए था, ए चाहिए था, तो इस वाले ए को इधर ले गए, मतलब कि हो जाएगा ए, इधर गया तो गुणा में पहुंच गया, और ये वाला v इधर पहुंचेगा तो मतलब कि वी स्क्वायर अपॉन ए। और यहां से हमारा ऑप्शन नंबर एक एकदम से सही है, ठीक है। हमने क्या किया, सिंपल कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए, एसएसएम के कॉन्सेप्ट याद पता होने चाहिए कि ए मैक्स और बी मैक्स को क्या फॉर्मूले क्या होते हैं। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, सही नहीं पूछा है, कौन सा कथन गलत है। ये बहुत ध्यान से पढ़ना होता है क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत बार हम लोग सही की जगह गलत को पढ़ के एकदम से टिक करके चले जाते हैं, और वहां से ऑप्शन हमारा क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। तो अभी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सबसे पहला कह रहा है कि बोहर का परमाणु मॉडल बहु इलेक्ट्रॉनों के परमाणु के स्पेक्ट्रा की व्याख्या करने में विफल रहता है। अच्छा, बोहर का अगर आपने मॉडल पढ़ा है तो बोहर मॉडल सिर्फ एकल इलेक्ट्रॉनों के लिए सही है, इसका मतलब ये
स्टेटमेंट हमारा सही है, लेकिन हमको क्या ढूंढना है, गलत। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए बोर का मॉडल गलत होता है, मतलब कि, और ये स्टेटमेंट भी यही कह रहा है कि मॉडल गलत रहता है, तो मतलब ये स्टेटमेंट सही है और ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमको गलत बताना है। ठीक है, अगला कह रहा है बोर का परमाणु मॉडल जीवन इफेक्ट को बताने में विफल रहता है। बिल्कुल ये बात भी सही है, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। बोहर का परमाणु मॉडल स्टार के प्रभाव को समझाने में विफल रहता है। बिल्कुल ये बात भी सही है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब एक ही ऑप्शन बचता है, तो ऑब्वियसली यही सही होगा, लेकिन देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि बोहर का परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉनों को एक कण और तरंग के रूप में मानता है। नहीं, हमें यहाँ पर कण और तरंग की बात नहीं हुई थी, इसलिए ये ऑप्शन सही है। बोहर का परमाणु मॉडल हमको ये बताता था कि रदरफोर्ड ने जो कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु के नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कहीं भी चक्कर लगा सकते हैं। बोहर ने कहा था नहीं, ऐसा नहीं होता, कहीं भी चक्कर नहीं लगाते, निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, और इनकी ऊर्जाएं निश्चित होती हैं। इन कक्षाओं में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं निश्चित होती हैं। और साथ में ये भी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास में चक्कर लगा रहा है उसकी ऊर्जा कम होती है, और जो दूर लगा रहा है उसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। जब कभी पास वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कहीं से भी ऊर्जा मिलती है, तो ये उल के कूद के पहुंच जाता है दूसरी कक्षा में, और यहाँ 10⁻⁸ तक रुकता है। उसके बाद वापस लौटता है, और लौटते समय अपनी ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करता है। ये बोहर का परमाणु मॉडल था। ठीक है, आगे चलते हैं। जब एक पीएनपी रिवर्स वाइज्ड होता है, मतलब कि रिवर्स वाइज्ड में लगाते हैं पीएनपी, तो इसका अवक्षेपण क्षेत्र बढ़ जाता है। पहली बात तो आंसर इसका चौड़ा हो जाता है। कैसे चौड़ा हो जाता है? अच्छा, आपको एनपी पता ही होगा, उम्मीद करते हैं। एनपी इस तरह से डायोड रिवर्स, ये एक जंक्शन, एक एन टाइप का अर्धचालक और एक पी टाइप का अर्धचालक लगा देते हैं। तो जब हम इसको फॉरवर्ड बायसिंग में, मतलब अग्र अभिनति में जोड़ते हैं, तो फिर क्या होता है, इसका जो अवक्षेपण क्षेत्र है वो कमजोर होता है, लेकिन रिवर्स बायसिंग में या फिर पश्च अभिनति में इसका जो अवक्षेपण क्षेत्र है वो चौड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड सीधा सा क्वेश्चन था। आगे कह रहे हैं प्रकाश का कौन सा गुण प्रकट करता है कि अनुप्रस्थ है, मतलब कि प्रकाश अनुप्रस्थ है। सबसे पहले अगर आपको पता है अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर क्या होता है? ऐसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग की बात करें तो ऐसी तरंगें जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, सारी तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। और ऐसी तरंगें जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं, ऐसी तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं। तो हमें क्या बताना है कि ऐसा कौन सा गुण है प्रकाश का जो ये प्रकट करता है कि प्रकाश की तरंग अनुप्रस्थ होती है। तो हमें अगर ध्रुवण की परिभाषा याद है, ध्रुवण में हम क्या करते थे, इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट लेते थे। ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता था, ध्रुवक बोलते थे इसको। और जब इसमें से प्रकाश को गुजारते थे, तो प्रकाश के एक स्पेसिफिक वेक्टर, इस तरह के इस वेक्टर ही निकल पाते थे। बाकी ये जो दूसरे वेक्टर होते थे वो इसके द्वारा अवशोषित कर लिए जाते थे, यहाँ पर डिस्कार्डेड कर दिए जाते थे। कुल मिलाकर सिर्फ एक ही आयाम के जो कंपन है वो बाहर निकल पाते थे, और इससे प्रूफ होता था कि ये एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक धातु के तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, कोई एक वायर रहा होगा, उसमें क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब यदि तार को गर्म किया जाए तो कौन सी मात्राएं बदल जाएंगी, या फिर कौन सी क्वांटिटी, कौन सी क्वालिटी इनमें से बदल जाएगी। तो सबसे पहले कह रहा है अनुगमन वेग। अच्छा, ये बात हमको समझ में आ रही है, जब हम तार को गर्म करेंगे, जैसे ही हमने ये मान लेते हैं तार को हमने जूम करके देख रहे हैं थोड़े, इसमें कहीं ना कहीं इसके परमाणु रहे होंगे, और ये परमाणु में मुक्त इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं चक्कर लगा रहे होंगे। जैसे ही हम इस तार को गर्म करेंगे, क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि ऊर्जा बढ़ेगी। तो ऊष्मा देंगे तो ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों की आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, और आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी तो ये क्या करेंगे, बहुत तेजी से चक्कर लगाने लगेंगे। तो मतलब कि पहला ऑप्शन तो सही है, अनुगमन वेग बढ़ जाएगा। आगे कह रहा प्रतिरोधकता। तो जब भी हम किसी तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन करते हैं, तो उसकी प्रतिरोधकता अथवा विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो ये वाला भी सही है। और जब भी विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि आर बराबर क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ा है,
और हमने लंबाई नहीं बदली, क्षेत्रफल नहीं बदला, तो ऑब्वियसली प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, तो मतलब कि ये ऑप्शन भी सही हुआ और ये ऑप्शन सही हुआ, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा ठीक है। आगे चलते हैं, दो बल F और -3F एक दूसरे से लंबवत दूरी d पर कार्य कर रहे हैं, तो निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है, और ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। नॉर्मली से हमसे क्या कह रहा है कि एक d दूरी पर एक बल एक दूसरे से लंबवत कार्य कर रहे हैं, एक बल कहीं इधर होगा 3F -3F मान लेते हैं, एक बल -3F काम कर रहा है और दूसरा बल F काम कर रहा है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक, आपस में d दूरी पर। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा बल संरक्षी नहीं है। संरक्षी बल और असंरक्षी बल एक मजेदार कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना ही चाहिए। सबसे पहले संरक्षी बल की बात करें तो संरक्षी बल की परिभाषा ये होती है कि ऐसे बल जिनके द्वारा किए गए कार्य पथ पर निर्भर नहीं करते हैं उनको संरक्षी बल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारे पास ये कोई आवेश है, इसको क्यू मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं और प्लस क्यू मान लेते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, दूसरे प्लस क्यू नॉट आवेश को इस तरह से घुमाते हुए पूरे में से घुमाते 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 यहाँ लेके आए, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, यहाँ से सीधा यहाँ ले आए, तो दोनों ही स्थितियों में जो किया गया कार्य होगा वो बराबर होगा, किया गया कार्य होगा वो बराबर होगा, मतलब कि चाहे ऐसे घुमा के लाएं चाहे इस तरह से लाएं, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, अतः विद्युत बल संरक्षी होते हैं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक मैदान में हैं और एक स्थिति यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, कोई इंसान आता है, वो घूमता हुआ इधर से अपनी बाइक चला के फिर पैदल आता है, गाड़ी चला के आ रहा है, ठीक है, इस तरह से घूमता 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 इधर आ गया, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, वो सीधा इधर आ गया, इस आया, इस पोजीशन पर आ गया। अभी ये जो इंसान यहाँ से घूमता 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 आया होगा, तो ये पैदल अपनी, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते साइकिल चला के आया, तो इसने ज्यादा ताकत लगाई होगी, अपने अपनी ऊर्जा ज्यादा खर्च करी होगी, क्योंकि ये घर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहा था। और वही जो इंसान सीधा आ रहा था उसने कम दूरी तय करी, तो उसने कम घर्षण के विरुद्ध कार्य किया, मतलब कि घर्षण बल कि चले गए पथ पर निर्भर करता है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, तो घर्षण बल असंरक्षी होता है। तो इसका मतलब हुआ ऐसे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता संरक्षी होते हैं, और जिनका पथ पर निर्भर करता है वो सारे असंरक्षी होते हैं। तो इस ऑप्शन में गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल संरक्षी है और ये दोनों असंरक्षी है, तो हमारा ऑप्शन 4 एकदम से सही है। आगे बढ़ते हैं, मजेदार क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक बंदूकधारी और एक सेब दोनों जमीन से 98 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है, ये क्या है, इस तरह से एक बंदूकधारी है, ड्राइंग थोड़ी सी खतरनाक है, बस आप समझ लें, ये अजीब टाइप की बंदूक है थोड़ी सी, ठीक है, ये बंदूक है, ये गन है, और यहाँ से क्या है, एक सेब, सेब, ये मान लेते हैं ये सेब है, दोनों ही 98 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक। अभी क्या किया, एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पर है, 200 मीटर की दूरी पर है, टी समय पर टी बराबर 0 पर एक गोली दागी जाती है जिसका द्रव्यमान, इस गोली का द्रव्यमान m बराबर 5 ग्राम है, और वेलोसिटी इसकी 200 मीटर प्रति सेकंड है, मतलब कि एक सेकंड में ये हिट कर जाएगी, 200 मीटर प्रति सेकंड है। अगर सेब को क्षैतिज रूप से गोली को अगर गोली को लक्ष्य, सॉरी यहाँ सेब ही होगा, कहने का मतलब ये है कि अगर सेब पर टारगेट करके गोली को क्षैतिज रूप से ठीक यहाँ से इस तरह से शूट कर दिया जाता है, तो सेब उसी समय नीचे, जैसे ही हमने इसको शूट किया गोली को, वैसे ही सेब को नीचे बढ़ना शुरू कर दिया। अगर ये गोली सेब पर लगे तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, इनमें सारे ऑप्शंस को एक बार के लिए भूल जाओ और सिर्फ एक चीज याद रखो, क्या, कि जब हमने गोली को कोई भी क्षैतिज वेग ऊर्ध्व वेग नहीं दिया है, मतलब कि गोली को सिर्फ क्षैतिज वेग दिया है, तो सेब जितनी दूरी तय करेगा उतनी ही गोली तय करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने कोई भी
ऊर्ध्व वेग गोली को नहीं दिया है, तो जैसे ही सेब को हम ड्रॉप करेंगे, जैसे ही हम सेब को ड्रॉप करेंगे वैसे ही गोली को शूट किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड में जितना सेब नीचे आएगा ठीक उतनी ही गोली नीचे आएगी, और ये हमेशा ही हिट करेगी। बस कंडीशन ये है कि त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होना चाहिए दोनों ही चीजों का, जो होता ही है। तो ठीक है, ऑप्शन 4 एकदम से सही है। समझने वाली बात यह है कि क्षैतिज वेग और ऊर्ध्व वेग दोनों कंपोनेंट अलग अलग होते हैं, और यदि हम किसी भी वस्तु को ऊर्ध्व वेग नहीं दे रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन वो समान क्षैतिज वेग अर्जित कर लेती है। ठीक है, ये बात समझने वाली थी। शायद ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन अगर हो रहा है तो आप इसको डिटेल में या मुझे कमेंट करके बता दें, मैं इसको फिर से डिटेल में पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण के समतुल्य? हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस कर चुके हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक है, तो ये एकदम से कॉन्सेप्ट बेस्ड सीधा सीधा क्वेश्चन था, लड्डू क्वेश्चन था। आगे बस आपको पता होना चाहिए ऊष्मागतिकी के नियम क्या होते हैं, और तीनों नियम किस तरह से अलग अलग कौन कौन सी राशियों के संरक्षण पर आधारित है। आगे कह रहा है एक गोलाकार कृष्ण पिंड जिसका तापमान 327 डिग्री सेंटीग्रेड तथा त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, इसकी उत्सर्जन क्षमता क्या होगी? क्या पूछा हमसे? उत्सर्जन क्षमता क्या होगी? तो हमको पता है स्टीफन का नियम, यहीं पर उसमें जब हम कृष्ण पिंड को पढ़ते हैं तो वहां पर एक स्टीफन का नियम आता है, और स्टीफन का नियम कहता है कि उत्सर्जन क्षमता मतलब कि डी क्यू अपॉन डी टी, और ये बराबर होती है 6 सिग्मा ए टी की पावर 4 की। बस इतनी चीज अगर आपको पता है तो ये सवाल हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाया। एक चीज याद रखनी है, यहाँ पर तापमान डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया गया और हमको केल्विन में रखना होता है क्योंकि मात्रा केल्विन लेते हैं। ठीक है, तो उत्सर्जन क्षमता निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी 6 इंटू सिग्मा, हमको 5.6 इंटू 10⁻⁻8 दिया है। ठीक है, ये 10⁻⁻8 है। आगे एरिया निकालना है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी है, ये भी याद रखना है, हमको त्रिज्या मीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या दी गई और हमको क्षेत्रफल चाहिए, तो गोले का क्षेत्रफल आपको पता है 4 पाई का मतलब 22/7, 22/7 आर स्क्वायर का मतलब 10 गुणा 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको दोबारा ही लिख लेते हैं, नीचे वाली लाइन में बन नहीं रहा। 6 इंटू 5.6 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 4 इंटू 22/7 गुणा 10 की घात -10 गुणा 10 की घात -2 गुणा तापमान हमारा कितना है 327, और इसको केल्विन में 327, इसको केल्विन में बदलेंगे तो 273 और जोड़ देंगे। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखो 22/7, इसको 56, तो 8 7 जा 56 मतलब कि 0.8 लिख दें, कोई परेशानी किसी को नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद 10 की घात -2, इसको लिख सकते हैं हम 1/10। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 600। तो अभी हमारे पास जो कुल मिलाकर आंसर बन रहे हैं वो क्या हुआ, इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दें, 48 मतलब कि 4.8 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 22 इंटू 1/10 इंटू 600। ठीक है, कुछ और बचा नहीं, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अभी क्या बचा, अभी इन सबको मल्टीप्लाई करना है, इन सबको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 923 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग करके देख लेंगे आसानी से, तो इसका आंसर यही आएगा। अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हैं, वरना सीधा दिख रहा है आंसर ये आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। एक मिस्टेक कहीं पर लग रही है मुझे, t⁻4, सॉरी, t⁻4, इसका मतलब ये हुआ 10/600 की घात 4, है ना, 600 की घात 4, क्योंकि t⁻4 थी तभी 927 3 बार आए। ऐसा क्यों लगा मुझे, क्योंकि पावर 10 की घात -8 थी, और 10 की घात -8 कैसे भी नहीं कटेगी जब तक यहाँ तक ये वाला हिस्सा नहीं मिलने वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। मतलब ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो सीधी सी छोटी सी कैलकुलेशन मैथमेटिक्स की आनी चाहिए, जो ऑब्वियसली आती ही होगी।
तो बस वहां से आंसर हो जाएगा। आगे कहला शुद्ध अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक की बात कर रहा है और हमें क्या है, कोटर और इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट बेस पर क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि निम्न में से किसकी गतिशीलता अधिक होती है, दोनों की गतिशीलताओं का कंपैरिजन करना है या फिर बताना सीधा सा किसकी गतिशीलता अधिक होती है। तो अगर आपको अगर याद हो कॉन्सेप्ट से, नहीं याद है तो ऐसा आप मान लेते हैं कि शुद्ध अर्धचालक के मतलब ऐसे अर्धचालक जिनमें कोई भी अपद्रव्य पदार्थ नहीं मिलाया जाता है, उनको शुद्ध अर्धचालक कहते हैं, सिलिकॉन। तो इसमें क्या होता है, कोटर और इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के जब हम कंपैरिजन करते हैं, जब हम बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कोटरों से अधिक होती है क्योंकि उनका द्रव्यमान कम होता है, तो वो आसानी से मूव कर सकते हैं। और कोटरों की गतिशीलता थोड़ी सी कम होती है, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक। अच्छा, ऑप्शन को देखें, समान नहीं होती है, कोटरों की अधिक नहीं होती है, और केवल इलेक्ट्रॉन गतिशील नहीं होते, दोनों चीजें मूव करती हैं, इलेक्ट्रॉन और कोटर भी मूव करते हैं। आगे चलते हैं। एक एम द्रव्यमान एम का एक कण है जो आयाम ए और समय अवधि टी, मतलब कि एक कण है वो एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति कर रहा है, और अपनी स्थिति को पार करने के बाद, इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से मान सकते हैं कोई कण है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और ये इस तरह से मूव कर रहा होगा, इस तरह से मोशन कर रहा होगा। अपनी औसत स्थिति, मतलब ये वाली जो स्थिति है, मध्य स्थिति है, इसको पार करने के T/8, T/8, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इस तरह से गति कर रहा है, ये रही इसकी औसत औसत स्थिति, T बराबर 0 पर यहाँ होगा, और T बराबर 0 पर, T बराबर 0 के बाद T/8, मतलब कि जितना भी इसका आवर्तकाल है उसके 8वें भाग बीत जाने के बाद स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। फिर से अगेन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है। कौन से, आपको पता होगा हमसे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा पूछा है, तो हमको पता है गतिज ऊर्जा आवर्त गति, सरल आवर्त गति करते हुए कण की जो गतिज ऊर्जा होती है वो होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कौन क्या होता है, एम द्रव्यमान, ओमेगा स्क्वायर, उसके अलावा ए होता है आवर्तकाल, और इसके अलावा एक्स होता है स्थिति इसकी, जहां पर ये स्थिति है। ठीक है। ऐसे यू की बात करें तो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। अब अब हमको सब कुछ तो लगभग दिख ही रहा है क्योंकि हमको अनुपात चाहिए, तो अगर हम भाग दे दें सीधे तो 1/2 से 1/2, एम से एम कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल। बस एक्स की थोड़ी सी समस्या आ रही है, एक्स कैसे कैंसिल होगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाए तो हमें पता है एक्स बराबर होता है ए साइन, ए की जगह कैपिटल ए दिया है तो ए साइन ओमेगा टी। ठीक है। अब ओमेगा भी थोड़ी सी परेशानी कर रहा है, तो ओमेगा बराबर, अगर आपको याद हो, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, ये होता है। ठीक है। अब इसकी जगह अगर हम एक्स निकालें तो एक्स बराबर ए साइन, और ओमेगा का मतलब 2 पाई अपॉन टी, और टी की जगह हमसे कब बात कर रहा है, T/8 पे, तो T/8, टी से टी कैंसिल हुआ, 2 से 2 हुआ, मतलब कि x बराबर a साइन पाई/4, पाई/4 साइन पाई/4 का मतलब अंडर/√2, मतलब कि x बराबर a/√2। ठीक। जैसे ही x बराबर a/√2 आया, हमने k/u किया, k/u जैसे ही किया तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह अगर हम a/√2 रख दें तो ये हो जाएगा a²/2 और बटे a²/2, a²/2। ठीक है। इसको जब और सॉल्व करेंगे तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को a²/2 और बटे में a²/2, ये हुआ आपस में कैंसिल, मतलब कि आंसर 1, और हमारा ऑप्शन 4 एकदम से सही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक रेडियो सक्रिय तत्व की अर्ध आयु 10 सेकंड है। किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई तत्व रेडियो एक्टिव है और उसमें 1000 परमाणु है, ठीक है, किसी तत्व के 1000 परमाणु है, तो अर्ध आयु का मतलब हुआ कितने समय में ये 500 रह जाएंगे।
तो अर्ध आयु का मतलब हुआ, अगर फॉर एग्जांपल के लिए इस तत्व को, ये कोई इमेजिनरी कोई काल्पनिक तत्व है इसकी अर्ध आयु 5 सेकेंड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 सेकेंड में ये 1000 से 500 रह जाएंगे, और अगले 5 सेकेंड में ये 500 से 250 रह जाएंगे, और अगले 1 सेकेंड में ये 250 से 125 रह जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, लगातार सीधा कम होते जाते हैं, आधे हो जाते हैं हर अर्ध आयु में। अर्ध आयु 5 सेकेंड है, मतलब कि हर 5 सेकेंड में ये आधे होते जाएंगे। तो इसका मतलब 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 15 सेकेंड में 125 बचेंगे, मतलब कि 1/8वां भाग बचेगा। ठीक है, अभी हमसे सवाल में क्या पूछा है, तत्व का एक नाभिक क्षय कितनी देर में होगा। सबसे मजेदार बात यह होती है कि यहाँ पर जब हम अर्ध आयु की बात करते हैं तो हम किसी नाभिक पर्टिकुलर, हमें नहीं पता होता है कि नाभिक कितनी देर में क्षय होगा। हम सिर्फ ये बात करते हैं कि इसके जो तत्व हैं, जो नाभिक हैं, वो कितनी देर में आधे रह जाएंगे। एक नाभिक से कोई भी मतलब नहीं होता, और ये डिपेंड करता है हर एक नाभिक कितनी देर में क्षय होगा, ये डिपेंड करता है उस तत्व की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर, किसी अर्ध आयु से नहीं। तो ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये समझने वाली बात थी। आगे कह रहा है, चश्मे में बेलनाकार लेंस कौन सी दृष्टि दोष में ठीक कौन सी दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो अगर आपको याद हो, छोड़ो याद तो नहीं होगा, तो हमें पता है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। हमारे पास जो ऑप्शन दिए हैं 4 दिए। मोतियाबिंद के लिए चश्मे का ऑप्शन नहीं होता, यूज नहीं होता है, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। इसके बाद एक ऑप्शन थोड़ा सा अलग लगा है, जरा दृष्टि दोष। अच्छा, जरा दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है कि जब हमें पड़ी रेखाएं और खड़ी रेखाएं, इन दोनों में जब अंतर नहीं पता होता, दोनों में अंतर नहीं दिखाई देता है, तब हमें जरा दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, और इस दोष के निवारण के लिए ही हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन थर्ड एकदम से ठीक है। आगे चलते हैं, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक J। ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक से लेकर सवाल है। तो हमसे पूछा गया है कि विमा की बात की गई है। ठीक है, एक चीज आपको याद होनी चाहिए, जब हम ऊष्मा तुल्यांक की बात करते हैं तो W बराबर जे क्यू, W बराबर जे क्यू, है ना। तो इसका मतलब हुआ ये कार्य किया गया कार्य, ये ऊष्मा और ये ऊष्मा तुल्यांक। तो यहाँ से अगर हम देखें तो J बराबर W अपॉन क्यू, J बराबर W अपॉन क्यू। अच्छा, J W क्या है, कार्य, और कार्य की विमा m L स्क्वायर टी की पावर -2। ऐसी अगर Q ऊष्मा की बात करें तो m L स्क्वायर टी की पावर -2, दोनों आपस में कैंसिल हुई, मतलब कि ये क्या आया, क्या J बराबर m की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 0। इसका मतलब हुआ एक विमाहीन राशि है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में दिए गए सर्किट में बैटरी बी विद्युत प्रेरक बल, मतलब कि विद्युत वाहक बल इसका 2 वोल्ट है, और धारा I को अधिकतम प्राप्त करने के लिए आंतरिक प्रतिरोध, ओके, धारा प्राप्त करने के लिए R का मान अधिकतम क्या होना चाहिए, R का मान क्या होना चाहिए। तो एक बात हमको सीधी सी दिख रही है, अच्छा बिना कोई फिजिक्स लगाए, अगर किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध शून्य है, अगर किसी भी प्रतिरोध, ऐसा पॉसिबल नहीं है लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, तो अगर किसी प्रतिरोध का शून्य, ऐसी किसी पदार्थ का प्रतिरोध शून्य है, तो उसमें से धारा सबसे ज्यादा जाएगी। अब जब समांतर क्रम में 2 प्रतिरोध लगे होते हैं तो वहां क्या लॉजिक लगता है कि यहाँ तक आई आएगी, उसके बाद जिस वाले हिस्से का प्रतिरोध कम होगा वहां धारा ज्यादा चली जाएगी, और हमें क्या करना है, अधिकतम धारा प्राप्त करना है। तो अगर हम इसका प्रतिरोध शून्य कर दें आर वाला, तो सारी सारी की सारी धारा इधर से ही चली जाएगी। ठीक है, अच्छा अभी अनंत अगर हम करें, फॉर एग्जाम्पल के लिए अनंत भी कर दें, तो अनंत करने पर ये वाला तो प्रतिरोध अनंत हो गया, मतलब कि धारा यहाँ से आएगी और उसको मजबूरन यहाँ से जाना पड़ेगा सारा, है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, अधिकतम धारा, तो इसका प्रतिरोध शून्य कर देंगे, तो हमारा ऑप्शन 4 एकदम से सही है। आखिरी क्वेश्चन हमारा, आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि जब नाभिक बीटा किरण को उत्सर्जित करता है तो क्या परिवर्तित नहीं होता, इसमें से क्या परिवर्तन नहीं होता। आपको अगर नाभिक से बीटा कण का क्षय की बात करें तो उसमें क्या होता है, जब भी एक नाभिक से बीटा कण निकलता है, तो इसका मतलब होता है, बीटा कण का मतलब होता है कि एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में परिवर्तित हो गया है, और उसके साथ में उसने बीटा कण को निकाल दिया। बीटा कण बेसिकली इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज का होता है, मतलब कि न्यूट्रॉन ने एक माइनस चार्ज निकाल दिया और वो प्रोटॉन बन गया है।
तो इस कंडीशन में प्रोटॉन की संख्या बदल जाती है, न्यूट्रॉन की संख्या भी बदल जाती है, और क्योंकि एक माइनस आवेश बाहर निकल जाता है तो कुल आवेश भी बदल जाता है। सिर्फ जो बदलता नहीं है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग। तो ये था बीटा का डिके। और इस वीडियो हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को डिस्कस किए। आगे के जो 20 बचते हैं उनको 20 आगे के जो 35 क्वेश्चन बचते हैं लगभग, क्योंकि एक पेपर में शायद ओके 125 क्वेश्चन आते हैं। तो हमें क्या करना है, जो बचे हुए क्वेश्चन है वो सारे हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, और फिजिक्स के सारे डिस्कस हो जाएंगे। उसके बाद केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे 2021 वाले को। तो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इसके साथ अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी तैयारी कर सकें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।